त्राल अपने अंदर बेपनाह खूबसूरती समेटे है। तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा ये इलाका अभी उतना नहीं जाना गया जितना इसे पहचाना जाना चाहिए था। यानी ये इलाका अभी अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल है जिसे शिकारगाह कहा जाता है, जहां राजा हरि सिंह शिकार किया करते थे। ये टूरिज्म के एतबार से एक बेहतरीन जगह हो सकती है। नागबेरन पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा हरी घास का मैदान है, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ऐसे कई मेडोज त्राल की खूबसूरती की पहचान है। तो तारसर मारसर की झील दुनिया भर के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। सोयनार लाम फॉल भी लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है। ये खूबसूरत त्राल अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी की करम भूमि रहा है। कहा जाता है हजरत हमदानी ने 3 हीरो के एवज इस इलाके को खरीदा था। कश्मीरी जुबान में 3 को त्रय कहा जाता है और हीरे को लाल कहा जाता है। और कहा जाता है ये इलाका कभी त्रय लाल के नाम से जाना जाता था, जो वक्त के साथ बनते बिगड़ते त्राल हो गया। कभी मिलिटेंसी के अंधेरों में डूबा ये पूरा इलाका आज उजालों के सफर पे है, लेकिन कुछ शिकवे भी हैं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। कभी आतंक और बुरहान वानी के लिए बदनाम रहा कश्मीर का त्राल अब स्याह अंधेरे से बाहर निकल चुका है। अब यहां की पहचान बंदूक से निकली गोली नहीं, कश्मीरियों की मीठी बोली है। आतंक के साए से मुक्त हो चुका त्राल वोट डालने के लिए कितना तैयार है? मोदी से मुसलमानों के दिलों की दूरी कितनी कम हुई? ये जानने के लिए हम गुलाब बाग पहुंचे। हम इस वक्त त्राल के गुलाब बाग इलाके में कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे समझते हैं कि त्राल की क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जिनके साथ वो इलेक्शन में जाने वाले हैं और किन बनाव पर वोटिंग होगी। सर, नाम क्या है आपका? मुजफ्फर अहमद नायक। मुजफ्फर अहमद नायक। यस सर। तो नायक साहब, बहुत जल्दी वोट करना है। यस सर। कुछ मन बनाया आपने? हाँ, हमने पूरा मन बनाया है। हम पीडीपी के साथ रहेंगे। त्राल में मुश्किलें क्या है, दुश्वारियां क्या है? पहले यहाँ पे मुश्किलें हैं। ज्यादातर जो समस्या पूरे मुल्क में है वो है बेरोजगारी और महंगाई, दोनों सबसे ज्यादा। त्राल किस हाल में है अभी? इसे दवाओं की कोई जरूरत है? दवा की जरूरत है। हाँ। दवा की जरूरत है हमको। हम परेशान है इस वक्त। हमारा ये जो महंगाई है, हमारा बहुत इलाका गरीब तबका है, गुजर लोगों पे तबका है, हमारा मजदूर लोग है ज्यादा। मैं उनसे वापस माशाल्लाह जी नहीं करते हैं, हमारे से वो काम करते हैं, उनका रोजगार हम मुहैया करते हैं। बड़ा जुल्म हो रहा है, पुलिस जुल्म कर रही है, फोर्सेस जुल्म कर रही हैं, इसमें क्या सच्चाई है? बेसिकली यहाँ मिलिटेंसी थी, आज की बात नहीं है, 30 साल से चल रहा था। 30 साल से बहुत यहाँ काफी यहाँ फोर्सेस थी। यहाँ आम लोगों पर पता नहीं चलता था। बहुत आप लोग ऑपरेशन करने के लिए निकलते हैं किसी और किसी की गाड़ी ले लेते हैं। बहुत हुआ, इट्स अ फैक्ट, बहुत हुआ। उस वक्त बहुत जुल्म हुआ, लेकिन फिर उस वक्त यहाँ एक चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद आए, फर्स्ट टाइम आए चीफ मिनिस्टर। उसने पहली बार यहाँ जो मतलब मैं अपनी बात करूंगा, हमें हाथ ऊपर उठाने पड़ते थे जब भी हम कहीं बैंकर से जाते थे, हाथ ऊपर उठाने पड़ते थे। ये सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद था जिसकी वजह से कश्मीरी लोगों ने हाथ नीचे किए। जहाँ से हम जाते थे हाथ नीचे पहली बार हुआ ये। यहाँ पहली बार जो एक उसको बोलते थे यहाँ टास्क फोर्स, जब यहाँ से जिप्सी निकलती थी तो चार सब मतलब आपने फिल्म देखी होगी वो गबड़ सिंह, बहुत नहीं भागते थे, उसकी वजह से उसमें भी अब बहुत फर्क है। लेकिन इंतहा की बेरोजगारी है। इस मैं अपनी बात बताऊंगा, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 पीजी किए हुए हैं, LLM किए हुए हैं, बेकार है, कुछ नहीं मिलता। त्राल में इस बार चुनावी मुकाबला कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह चन्नी, पीडीपी के रफीक अहमद नाइक और एनसी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय गुलाम नबी भट्ट के बीच है।
एक बात जो लोगों से मैंने बहुत सुनी कि पीडीपी का बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने को लेकर के बड़े सारे लोगों ने उसको लेकर के नाराजगी जाहिर की कि एक बार इनके साथ हुकूमत बनाई जिसके बाद 370 आर्टिकल हटा दिया गया। तो वो सारी बातें कुछ यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रही, कुछ उसका नुकसान उसका दिख रहा है आपको? नहीं, कश्मीरी समझदार कौम है, इनको पता है दिल्ली ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। दिल्ली में सरकार बनती है, नंबर गेम चलता है। असेंबली में अगर किसी के नंबर कम है वो भी चुन के आए थे जम्मू में, उनको भी लोगों के एक बहुत बड़ी पॉपुलर मैंडेट उनको भी था जम्मू में। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जम्मू में एक अच्छी खासी सीटें ली थी बीजेपी ने, कश्मीर से पीडीपी। उस वक्त ये मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था। 2014 में ये मैं लोगों को आपके वसात से बताना चाहता हूँ। 2014 में जो मैंडेट था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कोalition चल रहा था। लोग बड़े नाराज थे, खासकर जब यहाँ पे सैलाब आया था 14, उसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गई थी वो हुकूमत। त्राल सीट पर करीब 10% सिख मतदाता हैं। जीतेगा जीतेगा, चन्नी सिंह जीतेगा। कांग्रेस की नजर यहाँ सिख वोट बैंक पर है, जो अक्सर एक मुश्त होकर पड़ता है। इसलिए कांग्रेस ने यहां सिख कैंडिडेट पर दांव खेला है। त्राल में नौकरी पेशा लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। यही वजह है कि कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम और संविदा कर्मचारियों के रेगुलराइज करने के वादे को कैंपेन का मेन एजेंडा बना रही है। खुद चन्नी साहब के लिए त्राल में रफीक नाइक साहब बड़ा चैलेंज है या गुलाम नबी भट्ट साहब ज्यादा बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं? अभी जिन दो घरों की आपने बात की, मैं नाम नहीं लूंगा, वो विधानसभा के अंदर भी रहे और उनके जो 6 साल थे वो कैसे बीते हैं वो सारे त्राल, आप ऊपर से लेकर नीचे टाउन तक जहां भी जिसको भी पूछोगे वो आपको खुद बयां करेंगे को कितने उन्होंने पुल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितने मतलब डेवलपमेंट को लेके कितने काम किए, कितने बेरोजगारी खत्म की। ये लोग उसका फैसला करेंगे अपने वोट से। 370 और स्टेटहुड की वापसी यहाँ के मुसलमानों के बीच बड़ा मुद्दा है। कुछ मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो दिल्ली में उनकी आवाज बुलंद कर सकती है, लेकिन ऐसा सोचने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं कि वो अकेले दम पर जीत दिला सकें। यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई के इंतजाम कैसे हैं? कुछ नहीं, पीडीपी ने खत्म किया है ये सब। अच्छा, पीडीपी ने खत्म किया है ये सब। अच्छा, हाँ, तो अब कौन बनाएगा फिर? हाँ बनाएगा इसी सरदार जी को। अच्छा, चन्नी साहब जीतेंगे तो बनाएंगे? हाँ, हमको इसको वोट डालेंगे और वो जीतेंगे। अच्छा, सब लोग यही इसी को वोट डालेंगे और वही जीतेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बाकी सारी चीजें हाँ, पीडीपी को खत्म करेंगे। और क्योंकि पीडीपी जालसाज है। यहाँ पे जो स्टेटहुड का मसला है, यहाँ पे जो धारा 370 का मसला है, वो कोई जो सेंट्रल बेस्ड पार्टी होगी वही उसमें ये ना मदद कर सकती है कश्मीरियों की। मुसलमानों का वोट भी क्या चन्नी साहब को मिल रहा है? सबों का इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। यहाँ डेमोक्रेसी है, सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म में ये नहीं देखा जाता है वो किस जात पात से। कश्मीर के इतिहास की जब जब चर्चा होती है, हिंदुओं के नरसंहार और पलायन का जिक्र भी जरूर होता है और कहा जाता है कि पूरे कश्मीर में त्राल वो इलाका है जहां किसी भी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया। हाँ, ये बात भी सच है कि हिंसा के डर से ज्यादातर हिंदू परिवार यहां से घर बार छोड़कर चले गए, लेकिन अभी भी कुछ कश्मीरी पंडितों के परिवार यहां मुसलमानों के बीच रहते हैं। हम इस वक्त त्राल में हैं और त्राल का जो बस स्टैंड है काफी बड़ा इलाका है और वहां की एक दुकान के अंदर बैठे हैं और इसकी बड़ी खास वजह थी। और खास वजह ये थी कि यहाँ सरदार जी बैठे थे, कश्मीरी पंडित साहब बैठे थे और एक कश्मीरी मुसलमान बैठे थे। और फिर मुझे वो बेसाख्ता एक शेर याद आया कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो यहाँ से जो मोहब्बत का पैगाम जा रहा था वो बड़ा कमाल का था। सबसे पहले आप जो कश्मीरी पंडित साहब हैं उनसे मिलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार कौल। अशोक कुमार कौल। अशोक जी, कैसे हैं आप? कितने परिवार कुल यहाँ पर कश्मीरी पंडित हो गए? यहाँ तो 5-6 घर है। 5-6 घर हैं। आप लोग हमेशा से यहीं रह रहे हैं? हाँ, हमेशा से। मतलब कभी कोई ऐसे हालात बने कि आपको जाने की जरूरत पड़ी? नहीं, हमको वो उस पर नौबत नहीं आई। हम कभी नहीं? कभी नहीं। तो वहाँ तो हम लोग यही देख रहे होते हैं कि आपको बड़ा परेशान किया जा रहा है। वो तो मेरे को समझ में नहीं आता। ये आपका क्या नाम है? इरशाद अहमद। ये इरशाद आपको परेशान नहीं करते? नहीं सर, हमको क्यों परेशान करेंगे? पक्की बात? पक्की बात है। अच्छा जी, आपका नाम सर? प्रकाश सिंह बाले। प्रकाश सिंह बाले, आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। तो आपको इरशाद साहब के साथ कोई दिक्कत है? नहीं जी, कोई, ये हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, गले लगाते हैं।
मतलब मैं कोई दबाव तो नहीं डाल रहा हूँ? नहीं जी, कैसे कैसे इरशाद साहब, आप पर इल्जाम ये है कि आपने बड़ा परेशान किया इन लोगों को, हालांकि ये लोग आप तो सामने कह रहे हैं ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। अच्छा, इनको परेशान करेंगे, वाही है, बचपन से है, खेलते आए हैं। 90 के दशक के बाद पूरा त्राल आतंक की चपेट में आ चुका था। उस वक्त हालात इतने खराब थे कि इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट भी अपना वोट नहीं डाल पाते थे। एनसी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे गुलाम नबी भट्ट का परिवार भी आतंक का दंश झेल चुका है। यहाँ ये शौकत अहमद भट्ट शहीद लिखा हुआ है। हाँ। यहाँ शहीद फैयाज अहमद भट्ट लिखा हुआ है। ये दोनों आपके? ये मेरे भाई है, ये मेरे से छोटे भाई थे, ये नायब तहसीलदार थे। तो ये शहीद ये भी ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, इन दो को भी मारा। ये शहीद कैसे हुए? और क्या शहीद हुए? मिलिटेंट में। हाँ। अच्छा, आपने इतनी तकलीफें खुद उठाई हुई? जी हाँ, फादर को भी मिलिटेंट ने ही मारा, इनको भी इनको भी। अरे, तो त्राल का वो जो बुरा दौर है एक, वो उसमें आपने इतने सारे जख्म पहले ही खाए हुए, तो क्या अभी क्या हाल है मिलिटेंसी का? अभी तो चेक है अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल बहुत चेक है। आजकल हम निकल रहे हैं, फील्ड में नहीं जाते थे पहले। मैंने जब 2002 में इलेक्शन लड़ा है, मैंने पेपर में दिया था कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह। त्राल के लोग अब रोजगार और टूरिज्म पर बात करना चाहते हैं। दूसरी जगहों की तरह त्राल की नेचुरल ब्यूटी भी एक्सप्लोर होगी तो सबसे ज्यादा फायदा यहां के स्थानीय लोगों को ही होगा। त्राल में लोगों से मुलाकात करते करते लोगों का दिलों का हाल जानते जानते अब रात हो चुकी है और हम अब हरकार महल्ले में हैं इस वक्त त्राल के। सर, नाम क्या आपका? गुलाम मोहिउद्दीन मीर सर। गुलाम मोहिउद्दीन मीर। मोहिउद्दीन मीर, यस सर। क्या करते रहे सर आप? आई एम रिटायर्ड हेडमास्टर। टीचिंग में रहे, बहुत उम्दा। तो जरा बताइए कि त्राल में पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है, कैसे चल? त्राल सारी वादी कश्मीर में श्रीनगर के बाद तालीम के लिहाज से पहले नंबर पर है। आपका नाम सर? हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला नायक। मोहम्मद अब्दुल्ला नायक, हाँ। एक नायक साहब पीडीपी से खड़े भी? हाँ बिल्कुल। क्या करते हैं नायक साहब ये वाले? कौन सा? हम मैं रिटायर पुलिस अफसर हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर। पुलिस में रहे? हाँ, रिटायर हो गया हूँ मैं। आप जो ही इलेक्शन यहाँ पर हो गए हैं। तो क्या माहौल है भाई कश्मीर का? जरा यहाँ पॉइंट कहाँ पर ड्यूटी है? मुझे तो हर जगह ड्यूटी मैंने दी है। J&K में हर जगह मैंने ड्यूटी दी है। अब कैसा माहौल है? मिलिटेंसी वाला माहौल? आज तो माहौल बिल्कुल अच्छा है। तब हम आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, ठीक है ना। इस वक्त मसलन इलेक्शन की तो बात ही नहीं थी। जब भी माहौल ठीक हो गया तब इलेक्शन लग गए यहाँ पर। रफीक नाइक साहब का क्या हाल है इस बार? पीडीपी वाले रफीक? वो तो मौका ही जानेगा ना। जबान से हर कोई बोलता हूँ मेरी जीत, ये कौन कह सकता है? तो ये वाले नाइक उस नाइक के साथ नहीं है? बिल्कुल, ये तो मैं उसके साथ भी था ना पहले। अच्छा, हाँ, पाला बदला आपने? हाँ बिल्कुल। बेरोजगारी की बड़ी शिकायत कर रहे हैं, तो ये बेरोजगारी जो बच्चों की, ये कैसे? कोई है उम्मीदवार आपको दिखता जो बच्चों के लिए कुछ करे? उम्मीदवार क्या कर सकता है जनाब इस वक्त में? कम से कम बात पहुंचा सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचा सकता है, मगर सरकार की जिम्मेदारी है यहाँ की ये जो है ये बेरोजगारी है इसको उड़ाना। और क्या मसले हैं इलाके के? बहुत कुछ मसले हैं हमारी, इतनी मतलब ये खूबसूरत वादी है, खासकर आप आए हैं त्राल। टूरिज्म के लिए बहुत कुछ किए जाए, बहुत जरूरत है टूरिज्म की। अगर आप देखोगे सर त्राल की खूबसूरती, आज जहाँ हम गए हैं, मैं सोशल वेलफेयर में रह के जब गया था तो मुझे उस दिन वो रोड नहीं थे। आज जब मैं गया मैंने ऐसे रोड देखे हैं, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मतलब हुकूमत काम कर रही है, गवर्नमेंट साहब ने बहुत कुछ काम किया है। अब सिर्फ जरूरत है हमारी एक टनल बननी चाहिए, यहाँ से एक टनल हुकूमत बननी चाहिए। हुकूमत से हमारी वो एक टनल, दूसरी टनल यहाँ से सीधा पहलगाम जाएगी। त्राल हिंदू मुस्लिम सिख एकता की बेहतरीन मिसाल है। ऐसी तस्वीर पूरे कश्मीर में कहीं और देखने को नहीं मिलती। त्राल ने एक बुरा दौर भी देखा और उस दौर में भी यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद कायम रहा। त्राल में सिखों के 31 गांव हैं और करीब 15 गांव में कश्मीरी पंडित आबाद हुआ करते थे। त्राल के इतिहासकार डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान बताते हैं कि उस दौर में भी एक भी कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया। हाँ, ये जरूर है कि खौफ की वजह से बहुत से कश्मीरी पंडितों के परिवार यहाँ से चले गए, लेकिन आज भी कई कश्मीरी पंडितों के परिवार यहाँ त्राल में खुश आबाद हैं। हजरत मीर सईद अली हमदानी की इस खानकाहे फैज पनाह से
त्राल के लिए फैज जारी होता है, जहां से 3 कश्मीरी, 3 गुजर और 3 सिख उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग को लेकर अवाम का जोश हाई है और एक नया सूरज उगने को है। स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। त्राल से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।